हेलो दोस्तों, मैं अमित। आज आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एनसीईआरटी पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर हम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 के चैप्टर 4 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। देखिए, यहाँ पर आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पढ़ रहे हैं, जिसका हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 को, जिसमें हम ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हमने पार्ट 1 में जो हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों होती है, उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं इस जो आधुनिक युग में या इससे पहले भी उसके क्या योगदान रहा है, उसकी क्या क्या भूमिका है, उसके किन अंगों के द्वारा काम किया जाता है, उनको हमने पढ़ा है। तो आइए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो आज हमारा क्या टॉपिक शुरू होगा? आज हमारा टॉपिक शुरू होगा शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों के बारे में बात करेंगे कि जब शीत युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, अब शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध को जानना है तो आपको चैप्टर 1 की पूरी वीडियोस देखनी होंगी। ठीक है, जब आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध कब समाप्त हुआ, शीत युद्ध किन के बीच हुआ, शीत युद्ध किन कारणों से हुआ। ठीक है, तो उसके लिए चैप्टर 1 की वीडियोस को जाकर जरूर देखें, तब आपको ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब यहां पर शीत युद्ध के दौर की जब हम बात करते हैं तो यहां पर शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या चेंजेस आए, दैट मीन्स कोल्ड वॉर के बाद जो क्या क्या चेंजेस इसमें आए हैं यूएन में। ठीक है, तो यूएन में जो चेंजेस आए उनके पढ़ लेते हैं। सबसे पहली चीज, जो यूएनओ में सबसे मेन बात है, वहां पर बुनियादी सुधारों का मुद्दा उभरकर सामने आया है कि ये जो यूएन है इसमें जो कुछ चेंजेस होने चाहिए, कुछ मेजर पॉइंट्स है जिनमें सुधार होना ही चाहिए। और वो मेजर पॉइंट्स क्या है यहां पर पढ़ लेते हैं। संगठन की बनावट, जो इस संगठन की जो बनावट है, इसका स्ट्रक्चर है और उसका प्रक्रियात्मक सुधारों की आवश्यकता है। मतलब इसमें संगठन की बनावट में और उसकी जो प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, जो यहां पर जो भी प्रक्रियाएं होती है, जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, उनमें चेंजेस की जरूरत महसूस की गई है। इसके अलावा इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मामलों की समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा होनी चाहिए से यहां पर मतलब है कि इसके जो न्याय क्षेत्र जो है या इसके जो कार्य क्षेत्र हैं, इनकी हमेशा से जो समीक्षा की मांग अब की जा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो इनके अंडर जो काम है, क्या वो सही है, क्या वो उनके अंतर्गत ही आने चाहिए या उनमें कटौती होनी चाहिए, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इन चीजों की भी समीक्षा होनी चाहिए। अब तकरीबन सभी सदस्य दोनों सुधारों के लिए सहमत हैं। देखिए, अब जो इसमें कितने 193 सदस्य, 193 सदस्य और लगभग सभी सदस्य, लगभग लगभग का मतलब है कुछ सदस्य इससे असहमत भी हो सकते हैं, तो लगभग सभी सदस्य सहमत है कि इसमें सुधारों पर बातचीत होनी चाहिए। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई इनके क्या क्या न्यायाधिकार के क्षेत्र हैं। देखिए, कुछ देश विशेषज्ञों की राय कि यह संगठन शांति एवं सुरक्षा संबंधित मिशनों में अधिक प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाए। देखिए, अभी इसका हम बहुत ही ताजा उदाहरण देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कुछ विशेषज्ञ और कुछ देशों के द्वारा कि इस संगठन को शांति और सुरक्षा से संबंधित जो विषय है उसमें अपनी भूमिका बढ़ानी चाहिए। भी हाल फिलहाल में हम वेनेजुएला और जो अमेरिका का जो मुद्दा देख रहे हैं, इस मुद्दे में यूएन को अब दखलंदाजी की आवश्यकता है। तो ये उसी प्रकार के शांति और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों में जो हस्तक्षेप की बात कर रहा है, उसमें भूमिका बढ़ाने की बात कर रहा है कि यूएन को अपनी प्रमुख भूमिका इसमें निभानी चाहिए। उसके अलावा कुछ का कहना है कि यह संगठन स्वयं को विकास एवं मानवीय हित के कार्यों, देखिए अब ये कह रहा है कि ये जो संगठन है ये विकास और मानवीय हित के कार्यों से भी जोड़कर अपने आप को रखे और वहीं तक अपने आप को सीमित रखे। वो कार्य क्या है जो विकास और मानवीय हित के लिए है? उसमें है स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, लिंगगत न्याय और सामाजिक न्याय। देखिए, स्वास्थ्य बेसिकली सभी के स्वास्थ्य के लिए कार्य करे, शिक्षा के लिए कार्य करे, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करे। उसके अलावा विश्व में जो जनसंख्या विस्फोट जो चल रहा है, इसमें जनसंख्या जो तेजी से बढ़ रही है उसको रोकने के लिए या उस पर नियंत्रण के लिए कार्य करे। उसके अलावा मानवाधिकारों से संबंधित जो भी इसके कर्तव्य हैं उनको भी पूरा करे। उसके अलावा लिंगगत न्याय, जो किसी भी प्रकार से स्त्री और पुरुष के आधार पर जो भी भेदभावपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो भी कार्य हैं उन्हें समाप्त किया जाए। उसके अलावा सामाजिक न्याय भी यह स्थापित करे। ये सभी कार्य इसके द्वारा किए जाने चाहिए। ठीक है, तो इन सभी मुद्दों पर ये अपना जो ध्यान यहां पर आकर्षित करे, इन चीजों के बारे में यहां पर बात की गई है।
इसके अलावा जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो इससे आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो बनावट और प्रक्रियात्मक सुधारों की जो बात हुई है वो क्या है, तो इसमें सबसे बड़ी बहस किसको लेकर है, सुरक्षा परिषद। देखिए अब सुरक्षा परिषद क्या है, सुरक्षा परिषद को यदि जानना है तो इस चैप्टर के पार्ट 1 को पूरा देखें, आपको सुरक्षा परिषद पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि सुरक्षा परिषद क्या है, उसमें कितने सदस्य हैं, इनका क्या क्या कार्य होता है। तो इसको हम यूएनएससी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूएनएससी, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, अब यहां पर सुरक्षा परिषद में स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने की मांग जारी है। मैंने आपको जो पार्ट 1 में समझाया है कि इसमें कितने सदस्य, इसमें ओवरऑल कितने सदस्य हैं, 15। 15 में 5 स्थायी हैं, कितने हैं, 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। ठीक है, और जो अस्थायी सदस्य हैं उनका चुनाव 2 वर्ष के लिए होता है और जो स्थायी सदस्य हैं वो तो है ही परमानेंट। तो अब ये मांग की जा रही है लगातार कि इन सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। उसके अलावा अब ये बढ़ाने की मांग क्यों हो रही है, क्योंकि जो समकालीन विश्व राजनीति है उसमें इस संगठन का बेहतर प्रतिनिधित्व हो सके। क्यों, जब इसका गठन किया गया था तब कितने सदस्य थे, 51, लेकिन आज इसके कितने सदस्य देश हैं, 193। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें सदस्यों की बढ़ोतरी की आवश्यकता है। सुरक्षा परिषद में विशेष रूप से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के दक्षिण अमेरिका के देशों को सदस्यता देने की मांग उठ रही है। देखिए ये जो कॉन्टिनेंट है, एशियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इन कॉन्टिनेंट्स के राष्ट्रों को सदस्यता देने की मांग यहां पर तेज हुई है। इसके अलावा अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से संबंधित प्रक्रियाओं एवं इसके प्रशासन में सुधार लाना चाहते हैं। देखिए अब कहीं ना कहीं इसके जो इसकी कार्य की प्रणाली देखें उन सब पे भी हमें जो अमेरिका या कुछ पश्चिमी देशों का प्रभुत्व देखने को मिलता है, इसकी छाप देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं लगातार इसमें परिवर्तन की मांग की जा रही है। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए अब शीत युद्ध जो हुआ, ठीक है, जो कोल्ड वॉर हुआ, उसके बाद क्या क्या स्थिति आई। कोल्ड वॉर के लिए चैप्टर 1 की वीडियो जरूर देखें, आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि कोल्ड वॉर क्या था और उसके बाद कैसे सिनेरियोज बने और ये किस बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आइए थोड़ा ब्रीफली जानते हैं उसको। जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो यूएसएसआर, दैट मींस सोवियत संघ का पतन हो गया। ठीक है, अब सोवियत संघ समाप्त हो गया, अब विश्व में एकमात्र महाशक्ति बचा वो था अमेरिका। ठीक है, कौन बचा, अब अमेरिका यहां पर महाशक्ति बचा है। अब जो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसका उत्तराधिकारी कौन बना, रूस। ठीक है, अब जब रूस इसका उत्तराधिकारी बना तो अब रूस, जो ये एक दूसरे के अपोजिट थे, मतलब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, कौन, यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या थे, दुश्मन थे। अब जो दुश्मन राष्ट्र थे अब उनके संबंध आपस में थोड़े से बेहतर होने लगे, मतलब रूस और अमेरिका के संबंध आपस में थोड़े से सुधरने लगे। अब इधर तो इधर संबंधों में परिवर्तन आ गया। दूसरा, चीन एक महान शक्ति के रूप में उभर रहा है, भारत भी इस दिशा में आज तेजी से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं विश्व में वैश्विक पटल पर 2 और शक्तियां उभर कर आई हैं, वो है चीन और भारत। इसके अलावा उस समय पर यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब एशियन कॉन्टिनेंट, मतलब एशिया महाद्वीप की जो अर्थव्यवस्था है जो वो भी तेजी से अब आगे बढ़ रही है और नए नए जो राष्ट्र हैं वो यूएनओ में शामिल हुए हैं। ठीक है, अब वो राष्ट्र कौन से थे, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके बाद 15 नए गणतंत्रों का उदय हुआ, 15 नए राष्ट्र हमें जो देखने को मिले और वो कहां पर शामिल हुए, वो यूएनओ के सदस्य बन गए। ठीक है, जो सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए और पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देश थे वो स्वतंत्र होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आए और संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में उन्होंने सदस्यता प्राप्त की। अब दुनिया के सामने नई समस्याओं की कड़ी तैयार हुई है, वो क्या है भाई, देखिए समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती, समस्याओं का बस रूप बदलता है। तो अब वो रूप बदल गया, वो रूप क्या है, जनसंहार, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणविक प्रसार, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण को नुकसान, महामारी। देखिए अब क्या हुआ, एक दूसरे से खतरा तो थोड़ा सा टल गया। ठीक है, जो एक देश को दूसरे देश से खतरा था यही अवधारणा चली आ रही थी, लेकिन ये तो कुछ परसेंट कम हुई,
लेकिन अब क्या हुआ, नई नई चुनौती, जैसे जनसंहार होने लगा, राष्ट्र में गृह युद्ध होने लगा। गृह युद्ध मतलब देश के ही अंदर देश की ही जनता जब युद्ध करती है वो गृह युद्ध कहलाता है। जातीय संघर्ष, हमने जो चैप्टर 3 में पढ़ा, श्रीलंका में जातीय संघर्ष देखने को मिले। चैप्टर 3 की वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा जातीय संघर्ष क्या है। ठीक है, उसके अलावा आतंकवाद, आज हम देखते हैं विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की आतंकवादी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। हाल ही में अभी जो लाल किले पर जो विस्फोट हुआ वो एक आतंकवादी जो घटना ही थी। परमाणविक प्रसार हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, लगातार से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, देखिए ना अभी क्लाइमेट चेंज ये इसका ही तो रूप है। पहाड़ों पर दिसंबर में भी अब तक बर्फबारी नहीं हुई है, जबकि जनवरी में भी कोई बर्फबारी नहीं हुई, जबकि दिसंबर में पूरी तरीके से कवर्ड हो जाते हैं स्नो से सारे ज्यादातर माउंटेन्स। ठीक है, अब लगातार पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, महामारियों जैसी समस्याएं देखने को मिलती है, महामारी जैसे एड्स, बर्ड फ्लू, अभी कोविड का हमने देखा था 2020 और 21 में कोविड की जो वेव्स आई थी। ठीक है, इस तरह से जो नई नई चुनौतियां सामने उभर कर आई हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, तो अब इससे आगे जब बढ़ते हैं तो हमारा दूसरा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और प्रक्रिया में सुधार। अब इसके जो स्ट्रक्चर और जो इसके प्रोसीजर्स में जो सुधार की जो बात की गई है उसको देख लेते हैं, क्या सुधार की बात की गई है। अब जो किए गए हैं सुधार, बात तो हमने पीछे की, अब जो क्या क्या सुधार किए गए हैं उसमें देख लेते हैं। 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया। अब उस प्रस्ताव में 3 मुख्य बातों को रखा गया। अब वो 3 मुख्य बातें क्या थी, वो ये थी। ठीक है, अब 3 मुख्य बातें जो हैं उनको जान लेते हैं। यह अब समकालीन राजनीति वास्तविकताओं के प्रतिबिंबित नहीं करता, मतलब यह संगठन जो वास्तव में जो राजनीतिक घटनाएं हैं उसको प्रतिबिंबित नहीं करता, उसको प्रदर्शित नहीं करता। ये इसके कुछ 3 पॉइंट्स थे। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि इसके निर्णय केवल पश्चिमी मूल्य और हितों को प्रतिबिंबित करते हैं, जिन पर कुछ शक्तियों का प्रभुत्व है। देखिए, मैंने भी कुछ देर पहले ही बताया था, इसकी कार्यप्रणाली, बनावट या इसके जो फैसले होते हैं उस पर कहीं ना कहीं अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों का प्रभुत्व देखने को मिलता है। ठीक है, इससे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं ये उन राष्ट्रों के प्रति ही हितकारी रूप से कार्य करता है। ठीक है, अब इससे न्याय संगत प्रतिनिधित्व का अभाव है। देखिए, इसमें न्याय संगत प्रतिनिधित्व का अभाव क्यों है, क्योंकि विश्व में जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है, जैसे इन सभी कॉन्टिनेंट्स के जो राष्ट्र इसमें सम्मिलित नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये न्याय संगत प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, जैसे अब इसमें आगे जब हम बात करते हैं तो इसके लिए 1 जनवरी 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव, उनका नाम है कोफी अन्नान। ठीक है, ये कोफी अन्नान जी की तस्वीर है, यहां पर उनकी पिक्चर मैंने दी है। उन्होंने इस बात में जांच शुरू की कि संयुक्त राष्ट्र संघ में किस प्रकार सुधार किया जाना चाहिए। अब सुधारों की बात तो हो रही है भाई, संरचना में भी परिवर्तन आना चाहिए, इसके प्रक्रियात्मक सुधार भी अपनाए जाने चाहिए, पर वो सुधार क्या होंगे उनके बारे में इन्होंने जो बताया है कि वे सुधार क्या हो सकते हैं। ठीक है, किन्होंने बताया, कोफी अन्नान जी ने। ये कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो प्रस्ताव अपनाया था 1992 में, उनमें किन 3 बिंदुओं पर बात की गई थी, वो 3 बिंदु ये हैं। ठीक है, आ जाता है क्वेश्चन कि जो संयुक्त राष्ट्र सभा में जो सुधारों की जो बात की थी वो किसने की थी, वो कोफी अन्नान जी ने की थी। 1 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे। अब जो चेंजेस की बात की है वो क्या है, उन्होंने सुधारों की बात की। उन्होंने बोला कि नए स्थायी और अस्थायी सदस्य के लिए प्रस्तावित मानदंड, इसमें जो सदस्य होंगे जो स्थायी व अस्थायी रूप से सम्मिलित होंगे उसमें वो उनके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। वो क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, सबसे पहली चीज, वो विश्व में एक बड़ी अर्थव्यवस्था होना चाहिए, उसकी जो इकोनॉमी बड़ी होनी चाहिए और वो विश्व को प्रभावित करने वाली एक इकोनॉमी अर्थव्यवस्था होना चाहिए, उसका विशाल भूभाग होना चाहिए, एक बड़े विशाल क्षेत्र पर फैला हुआ देश हो, जैसे भारत, चीन, अमेरिका, ये सब है। इसके अलावा वो एक बड़ी सैन्य शक्ति भी हो, ताकि जो सैन्य कार्यवाही की स्थिति में वह देश अपनी अहम भूमिका निभा सके, उस राष्ट्र की सेना एक अहम भूमिका निभा सके। उसके आगे विशाल जनसंख्या वाला राष्ट्र। विशाल जनसंख्या वाला राष्ट्र कॉन्सेप्ट इसलिए आता है ताकि वो एक बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र संघ में कर सके, इसलिए उस राष्ट्र की जनसंख्या बड़ी होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भी भागीदारी हो, केवल उसका सदस्य बनना ही कार्य नहीं होगा, उसका जो बजट होता है, उसका जो खर्च होता है, उसके जो कार्यप्रणाली में जितना भी व्यय आता है, उसके बजट में उसका योगदान भी होना चाहिए, एक उचित योगदान होना
चाहिए। लोकतांत्रिक राष्ट्र हो, मानवाधिकारों की रक्षा करने वाला राष्ट्र हो। ऐसा राष्ट्र नहीं चाहिए जो एक तरह से तानाशाह है और वहां पर डिक्टेटरशिप चल रही है और वो उसका सदस्य बन गया, तो वो कैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेगा, कैसे वो सभी के हितों को साझा कर कर आगे चलेगा। ठीक है, एक ऐसा राष्ट्र हो जो भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक विविधता का प्रतिनिधित्व करे। देखिए, अब वो एक ऐसा राष्ट्र हो जो विश्व में जो विविधताएं हैं वो सभी का प्रतिनिधित्व कर सके, ताकि जो हम देखते हैं विश्व में विभिन्न जो समुदाय हैं, ठीक है, उन समुदायों का भी प्रतिनिधित्व यहां पर हो सके। तो कहीं ना कहीं ये विशेषताएं हैं जो किसी भी राष्ट्र में होनी चाहिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी व अस्थायी सदस्यों का सदस्य के रूप में दावेदारी करता है। उससे आगे बढ़ते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग के कारण, अब भाई हम सुधारों की तो बात कर रहे हैं कि भाई सुधार होने चाहिए, सुधार होने चाहिए, मांग की जा रही है, लेकिन वो मांग क्यों की जा रही है, उनकी क्या जरूरतें हैं, कि हमें ये मांग बहुत आवश्यक है, क्या इन मांगों के बिना ये कार्य नहीं कर पा रहा है, या ये मांगे इतनी जरूरी हो गई हैं कि इसके बिना कार्य पूरा नहीं हो रहा है और इनको पूरा किया ही जाना चाहिए। तो आइए उस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। अब जिस अनुपात में सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है उस अनुपात में यूएनएससी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, अतः सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही है। देखिए, यहां पर एक मेन पॉइंट आता है, जब इसका गठन हुआ तब 51 राष्ट्र थे, आज कितने हैं 193। उस समय पर इसमें जो स्थायी और अस्थायी सदस्य, मतलब यूएनएससी में सदस्यों की जो संख्या थी, ठीक है, यूएन में ये सदस्य हैं, यूएनएससी में कितने थे 11, आज बढ़कर कितने हो गए 15। अब यहां पर अनुपातिक रूप से देखा जाए तो यहां पर तो लगभग 3 गुना की वृद्धि हो गई, परंतु यहां पर तो इसके दुगनी भी वृद्धि नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं जो इसको देखा जाए तो ये अनुपातिक रूप से समान नहीं है। तो यहां पर बात की जा रही है जिस अनुपात में जो इसके सदस्यों की संख्या बढ़ी है उसी अनुपात में कहीं ना कहीं यूएनएससी के सदस्यों की भी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। सुरक्षा परिषद में जो स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि की जानी चाहिए, यहां पर यह मांग की जा रही है। उसके अलावा यूएनएससी के स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है जो असमान प्रभुसत्ता को दर्शाती है। इसे समाप्त किए जाने की मांग की जा रही है ताकि इसमें समानता विद्यमान हो। देखिए, मैंने जैसा बताया था वीटो पावर को हम चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं इससे, और वीटो पावर को हम इस चैप्टर के पार्ट 1 में भी पढ़ चुके हैं। तो इसको जानने के लिए वो चैप्टर्स की जो वीडियोस हैं वो जरूर देखें, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है, अब यहां पर ये कहता है वीटो पावर। अब भाई वीटो पावर जो है वो इन 5 जो सदस्यों को प्राप्त है, ठीक है, जो स्थायी हैं। अब ये वीटो पावर का उपयोग करके किसी भी मुद्दे को वहीं स्थगित कर देते हैं। अब उस पर कोई बातचीत ही नहीं होती। जो भी मुद्दा इनके अहित में होता है या इनके मित्रों के अहित में होता है, उनके खिलाफ होता है, उस पर ये अपनी वीटो पावर का उपयोग करके उस मुद्दे को, उस विषय को वहीं स्थगित कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये असमानता को प्रदर्शित करता है कि भाई ये तो अच्छी बात नहीं है, कोई राष्ट्र कितना भी ढोल पीटता रहे, परंतु यदि इन्होंने वीटो पावर का यूज कर लिया तो वो मुद्दा वहीं समाप्त हो जाता है, तो वो मुद्दा वहीं पानी में चला जाता है। ठीक है, अब वीटो पावर के कारण स्थायी सदस्य महाशक्ति बन बैठे हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जिसे समाप्त करने की मांग निरंतर जारी है। ये जो वीटो पावर है इन्हें सुपर पावर्स बना देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ये महाशक्ति बन के बैठे हैं। भैया ये तो मसीहा बन गए, इनके आगे किसी भी विषय को नहीं सुना जा सकता जब तक इनकी मर्जी नहीं होगी। अब ये संगठन क्या हो जाता है, लोकतांत्रिक और व्यवस्थित रूप से काम नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वीटो पावर है। यदि इसको समाप्त किया जाए, समान जो प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो यह पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक संगठन के रूप में कार्य करेगा। उसके अलावा सुरक्षा परिषद, दैट मींस यूएनएससी को, सिक्योरिटी काउंसिल को जवाबदेह बनाया जाए, अकाउंटेबल बनाया जाए कि भाई इनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। यदि ये कोई प्रक्रिया करते हैं या कोई कार्य करते हैं, किसी पर सैन्य कार्यवाही करते, किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही करते हैं, तो उसके प्रति जवाबदेह होंगे कि भाई ये कार्यवाही का प्रारूप क्या था, इस कार्यवाही की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, इस कार्यवाही से पहले की स्थिति क्या थी, इस कार्यवाही के बाद की स्थिति क्या, इस विभिन्न प्रकार से इसकी जो जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। उसके अलावा सुरक्षा परिषद में सहयोग की भावना उत्पन्न करने के लिए इन्हें राजनीतिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक कार्य भी दिए जाने चाहिए। देखिए,
यहां पर क्या बताया गया है कि सुरक्षा परिषद की भूमिका को सीमित नहीं करना चाहिए। जो सुरक्षा परिषद की जो कार्य क्षेत्र है उसको बढ़ाया जाना चाहिए और उसमें जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कार्यों को भी जगह देनी चाहिए ताकि ये विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए भी कार्य कर सके। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं। ये सुधारों की मांग के कारण थे ये। इससे आगे देखते हैं, हम देखते हैं क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का क्षेत्राधिकार। ठीक है, इनका जो क्षेत्राधिकार है वो क्या होगा, कार्य क्षेत्र क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, जब सितंबर 2005 में यूएन ने अपने अस्तित्व के 60 वर्ष पूरे किए। ठीक है, कितने वर्ष? 60 वर्ष पूरे किए। तो सभी राष्ट्र एकत्रित हुए इसकी एनिवर्सरी मनाने के लिए। और उस समय पर जो क्या बात की गई, इस बैठक में बात की गई कि ये जो आज जो हमारा विश्व है ये बदल रहा है, इसका जो पूरा परिवेश है वो बदल रहा है। तो हम कहीं ना कहीं यूएनओ को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए और वो कदम उठाने के लिए इसमें निर्णय लिए गए कुछ। ठीक है, वो निर्णय क्या है? इन्होंने एक शांति संस्थापक आयोग का गठन कराया कि भाई ये जो आयोग है ये विश्व में और ज्यादा शांति स्थापित करने के लिए कार्य करेगा। दूसरा, एक लोकतंत्र कोष का गठन किया गया ताकि विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। उसके अलावा किसी भी रूप और रीति के आतंकवाद की निंदा करना, हालांकि बहुत ही हंसी ठिठोली की बात रही है क्योंकि सभी प्रकार के आतंकवाद पे आज भी पूरी तरीके से रोक नहीं लगी है। ठीक है, तो हर प्रकार के रीति रिवाजों के हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा करना, चाहे किसी भी रूप में आतंकवाद हो वह आतंकवाद ही माना जाएगा, उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, उसके खिलाफ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। उसके अलावा मानवाधिकार परिषद की स्थापना 19 जून 2006 से सक्रिय होगी। देखिए, मानवाधिकार परिषद जो विश्व के विभिन्न देशों में जो मानव के अधिकारों का जहां भी हनन हो रहा है उसके लिए वह कार्य करेगा। उसके अलावा न्यासिता परिषद को खत्म करने पर सहमति। देखिए, जो ट्रस्टशिप काउंसिल था, इस वीडियो के इस चैप्टर के पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया है कि जो न्यासिता परिषद था वो क्या था, उसकी समाप्ति क्यों हुई है और वह क्या काम करता था। उससे आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए, यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने में सफल नहीं होता है तो विश्व के तमाम देश इसका उत्तरदायित्व लें। देखिए, कितनी मजाकिया बात की गई है। अभी बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो किसी भी समुदाय, हम यहां पर खुलकर किसी समुदाय की बात नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर आज हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको खुले में जलाया जा रहा है या जो भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर उसको हम हिंदू मुस्लिम के एंगल से हटाकर देखें तो कहीं ना कहीं वहां पर अत्याचार तो हो रहा है नागरिकों पर। ठीक है, तो नागरिकों की रक्षा का काम कौन करेगा? जब आप यहां पर डिनोट कर रहे हैं तो आपको काम भी करना चाहिए। हालांकि बड़ी ही बचकानी सी बात हो गई, छोड़िए उस बात को। इनके जो कार्य क्षेत्र हैं, जो इन्होंने सालगिरह में बातें की हैं, उस पर बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया शांति संस्थापक आयोग की बात की इन्होंने, लोकतंत्र कोष की बात की, हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा करना, मानवाधिकार परिषद का गठन करना, न्यासिता परिषद को समाप्त करना। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में असफल होगा तो विश्व के तमाम देश इसकी जिम्मेदारी लेंगे और वहां पर उन नागरिकों की रक्षा करेंगे। उसके अलावा इन्होंने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, ठीक है, एमडीजीज, जो इन्होंने कुछ सुनिश्चित किए कि हम ये कुछ गोल्स निर्धारित कर रहे हैं और ये हमें प्राप्त करने होंगे जो टिकाऊ विकास को बढ़ावा देंगे। हालांकि ये हमारे जो सिलेबस में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा और हमारे सिलेबस में है भी नहीं। तो उससे आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए समान रूप से विवादास्पद मुद्दे हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, इसमें कुछ विवाद के मुद्दे भी रहे हैं। आप देखिए, जो अभी इन्होंने कुछ देर पहले ही बात की कि भाई हम एनिवर्सरी पे इन जो मुख्य बिंदुओं को रख रहे हैं वो बिंदु ये होंगे। अब उसमें कुछ प्रश्न भी आते हैं, कुछ तथ्यों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। वो क्या है? शांति संस्थापक आयोग के गठन की बात की, लेकिन उसका काम क्या होगा? ठीक है, विश्व में जो संघर्ष चल रहे हैं आज भी बहुत सारे, यह आयोग किस में दखल दे? भाई ये कौन सुनिश्चित करेगा कि किस संघर्ष में हमें दखल अंदाजी करनी है और किस में नहीं? ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। अब प्रत्येक झगड़े में दखल देना क्या इस आयोग के लिए उचित होगा या संभव होगा? अब देखिए, जैसे किसी देश में गृह युद्ध की स्थिति चल रही है, किसी देश में किसी भी प्रकार की स्थिति चल रही है, तो ये कैसे सुनिश्चित होगा कि हमें इसमें इंटरफेयर करना है
या नहीं करना है, यह कौन डिसाइड करेगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठे हैं इसमें। दूसरा, इसी प्रकार यह भी प्रश्न है कि अत्याचारों से निपटने में विश्व बिरादरी की क्या भूमिका होगी? अब भाई जाहिर सी बात है, जो भी अत्याचार किसी राष्ट्र पर हो रहे हैं, किसी राष्ट्र के नागरिक पर हो रहे हैं, और यदि वहां की सरकार असफल है उन्हें रोकने में, तो ये जो विश्व के जो अन्य देश है ये अपनी भूमिका किस रूप में निभाएंगे? ये इन राष्ट्रों के नागरिकों को कैसे अत्याचारों से बचाएंगे, वो किस रूप में बचाएंगे? तो ये भी भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा मानवाधिकार क्या है, इस बात को कौन निर्धारित करेगा, और किस स्तर का मानवाधिकार उल्लंघन किया जा रहा है, यह भी कौन सुनिश्चित करेगा? तो भाई ये सब जो मुद्दे हैं यहां पर, इनकी बात की गई। भाई इसमें किन किन स्तर पर हम मानवाधिकार का उल्लंघन मानेंगे? क्या हम छोटी छोटी बातों को भी मानवाधिकार का उल्लंघन मानेंगे, या केवल बड़े जो लेवल पर जो मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उनको हम मानवाधिकारों का उल्लंघन मानेंगे? तो ये कौन तय करेगा? ये भी बात इसमें की गई है। अब यदि मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है तो उसमें क्या क्या कार्रवाई की जाए, ये कौन निर्धारित करेगा? भाई आपने कुछ पॉइंट्स तो बताए, लेकिन उसका डिसीजन कैसे होगा, उस पर कार्य कैसे होगा, ये किसी ने सुनिश्चित नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। क्या आतंकवाद की कोई सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है? अब भाई किस प्रकार की घटनाओं को हम आतंकवादी घटना मानेंगे? ठीक है, तो बहस का मुद्दा हो जाता है बहुत बड़ा। जैसे अभी रेड फोर्ट पर ही जो लोग बढ़ जाते हैं, रेड फोर्ट पर जो हमला हुआ था अभी, अब उसको कोई आतंकवादी हमला मान रहा है, कोई घटना मान रहा है, तो लोग क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसी प्रकार का सवाल यहां पर उठा कि भाई आतंकवाद की कोई स्पेशल डेफिनेशन या स्पेसिफिक डेफिनेशन है जिसको हम आतंकवादी घटना माने और उस पर कार्यवाही की बात करें? उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को प्रोत्साहित करने में धन का उपयोग कैसे करेगा? जाहिर सी बात है भाई, लोकतंत्र कोष की तो बात इन्होंने की कि लोकतंत्र कोष का गठन हमें करना चाहिए, ठीक है, डेमोक्रेसी फंड हमें कलेक्ट करना चाहिए, लेकिन उसका उपयोग कैसे किया जाएगा, यह कैसे लोकतांत्रिक होगा? जो खुद ही लोकतांत्रिक नहीं है, अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक तो नहीं है यूएनएससी के सदस्य जिस प्रकार से हैं, और इसमें लगातार जो सुधारों की मांग की जा रही है, तो ये किस रूप में कार्य करेगा? ये भी एक बहस का मुद्दा हो जाता है। तो ये जो विवादास्पद प्रश्न है जो आज भी जवाब मांग रहे हैं, ठीक है। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत। अब देखिए भाई, जब भी हम कुछ चीज पढ़ते हैं किसी राष्ट्र की बात करेंगे, क्योंकि हम भारत के निवासी तो उसको भारत से जोड़कर देखेंगे। यहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही तो इसको भी हम भारत से जोड़कर देंगे। तो आइए जानते हैं इसको भारत के परिप्रेक्ष्य से कि यूएन और भारत में जो भी संबंध है उनके बारे में बात करते हैं, उसमें जो क्या क्या भूमिका निभाई जा रही है, ठीक है। आगे, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन का समर्थन करता है। मतलब भारत लगातार ये मांग करता है कि हाँ भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ ना कुछ परिवर्तन या सुधारों की आवश्यकता है जो इसमें की जानी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भारत का मानना है कि जैसे जैसे वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है उसमें एक मजबूत और प्रभावी संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता है। भारत कहता है कि भाई जो वैश्विक समीकरण आज के टाइम पर बदल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें यूएन को और भी प्रभावी बनाना होगा, ठीक है। इसको हमें प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है। उसके अलावा भारत हमेशा से जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच में विकास और सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग करता रहा है कि भाई भारत चाहता है विश्व में शांति रहे, सौहार्द बना रहे और विभिन्न राष्ट्र विकास के मार्ग पर अग्रसर रहे, और भारत हमेशा इस बात का समर्थन करता है, ठीक है। इसके अलावा भारत विकास को संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे का केंद्रीय तत्व, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण तत्व मानता है। देखिए, भारत मानता है कि भारत हमेशा से ये कहता है कि यूएन का जो एजेंडा होना चाहिए उसमें सबसे पहला उसका जो केंद्रीय मूल होना चाहिए, केंद्रीय तत्व होना चाहिए, वो होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। जो वैश्विक शांति एवं सुरक्षा बनी रहे और उसके आधार पर विभिन्न राष्ट्रों का विकास होता रहे। भारत यूएन को इस पॉइंट के लिए एक केंद्रीय बिंदु के रूप में रखना चाहता है कि भाई आप इस पर जरूर काम करें कि वैश्विक शांति और सुरक्षा बनी रहे, ठीक है। इसके अलावा भाई ये तो हो गई भारत की भूमिकाएं। अब भारत की कुछ प्रमुख चिंताएं भी हैं, वो क्या है? वही सेम प्रश्न आएगा यहां पर। सुरक्षा परिषद की संरचना काफी हद तक स्थिर रही है, जबकि सभा की सदस्यता में काफी विस्तार हुआ है।
वही मेन पॉइंट आ गया भाई, वहां तो 193 सदस्य हो गए 51 से, लेकिन यहां पर 11 से मात्र कितने हुए हैं अभी तक? 15। तो कहीं ना कहीं इसमें विस्तार की आवश्यकता महसूस की गई है। इस स्थिर संरचना ने सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व चरित्र पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। अब क्योंकि इसके सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि ये राष्ट्र इसकी जो मोनोपोली है, इसका जो एकाधिकार है, वो अपने पास ही रखना चाहते हैं। विभिन्न राष्ट्रों को जो यूएन में मुख्य धारा में नहीं आने देना चाहते हैं, या कुछ ऐसा है जो उससे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता होगा, ताकि अन्य राष्ट्र जो उस लाभ की श्रेणी में ना आए उनको पीछे रखने का प्रयास करते होंगे ये राष्ट्र जो स्थायी सदस्य हैं। इसके अलावा भारत विश्व समुदाय को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ विस्तारित सुरक्षा परिषद की वकालत करता है। ये कहता है कि जो विश्व के प्रत्येक भाग को, विश्व के प्रत्येक हिस्से को उनकी उचित भागीदारी प्राप्त होनी चाहिए, ताकि जो यूएन है वो विश्व के विभिन्न राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कर सके, ना कि कुछ चुनिंदा क्षेत्रों का। ठीक है, ये मांग लगातार भारत द्वारा की गई है। उसके अलावा देखिए, मैंने अभी बताया था आपको कि इसकी संख्या तो 11 से 15 कर दी गई, लेकिन ये उस अनुपात में नहीं हुई है जिस अनुपात में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ी है, जो 51 से 193 हो गई। अब ये कहता है कि इसके जो फैसले होते हैं यूएन के, उस पर पश्चिमी मूल्य, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज के मूल्य और हितों की छाप होती है, और इसके फैसलों पर चंद देशों का दबदबा है। मैं इस बात को लगातार कहता आ रहा हूं कि इन राष्ट्रों का प्रभाव इसके फैसलों पर देखने को मिलता है, यूएन के फैसलों पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं। तो भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी व अस्थायी सदस्य को बढ़ाने की मांग करता है। भारत शुरुआत से कह रहा है कि इसके जो स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए, ताकि सभी को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। इसके अलावा जो मानदंड सुझाए गए हैं, उन मानदंडों के बारे में बात करते हैं कि इसका जो सुरक्षा परिषद का जो सदस्य बनेगा उसके लिए कुछ मानदंड है, कुछ क्राइटेरियाज हैं। वो क्या हैं, जो हमने पहले भी पढ़े हैं। आबादी के दृष्टिकोण से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, मतलब उसकी जनसंख्या विशाल होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ताकि ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व वो राष्ट्र कर सके। स्थिर लोकतंत्र होना चाहिए और मानवाधिकारों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। देखिए, भारत को यहां पर हम रखकर देख लेते हैं। आबादी के दृष्टिकोण से बड़ा है, स्थिर लोकतंत्र है, जब से आजाद हुए हम लोकतांत्रिक शासन में हैं, मानवाधिकारों का सम्मान भी करता है, विश्व में उभरती हुई एक आर्थिक शक्ति भी, हम आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं अब हम। ठीक है, इसके अलावा यूएन के बजट में भी लगातार योगदान देता है, और भारत यूएन के बजट में हमेशा योगदान देता है। शांति बहाली में योगदान, भारत सदैव शांति एवं सुरक्षा का समर्थन करता है। विशाल सैन्य बल होना चाहिए, भारत की सेना भी विशाल है। इसके अलावा एक ऐसा देश जो अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। अब भारत कैसा राष्ट्र है? भारत विविधताओं से भरा हुआ राष्ट्र है, जो विभिन्न समुदायों एवं संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत तो इसके लिए एक बहुत ही सटीक और सही जो प्रतिनिधि हो सकता है। तो कहीं ना कहीं भारत सुरक्षा परिषद में अपने स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत इन सभी मानदंडों को पूरा करता है जो उसके लिए रिक्वायर्ड है, जो आवश्यक रूप से जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब भारत जानता है कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रतीकात्मक महत्व भी होता है। यस, जाहिर सी बात है कि जो भी स्थायी सदस्य होता है उसका महत्व और प्रभुत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उसकी बात वजन डालती है। भाई, यूएन में यदि वो किसी प्रस्ताव को ला रहा है तो उसको महत्वपूर्ण विषय के रूप में लिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये वैश्विक मामलों में किसी देश के बढ़ते महत्व को दिखाता है कि भाई, आप यूएन के स्थायी सदस्य हैं तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू अन्य राष्ट्रों से अधिक होगी। किसी देश को अपनी विदेश नीति के संचालन में लाभ होता है। भाई, जाहिर सी बात है, इसकी जो फॉरेन पॉलिसीज है उसमें चेंजेस आते हैं। इसके अलावा शक्तिशाली होने की प्रतिष्ठा आपको प्रभावशाली बनाती है। जाहिर सी बात है भाई, जब कोई व्यक्ति या जब कोई, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यदि आप ही आज शक्तिशाली एवं धनी व्यक्ति हो जाएं तो आपकी प्रतिष्ठा हर जगह अलग होगी। इसी प्रकार से एक राष्ट्र जब स्थायी सदस्य बन जाए तो कहीं ना कहीं आपका सम्मान बढ़ जाता है, आप प्रतिष्ठाशाली हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ राष्ट्र ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत
को स्थायी सदस्य के रूप में सम्मिलित होने पर कुछ सवाल उठाए हैं, जैसे कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि भारत को वीटो पावर मिले या सुरक्षा परिषद के हम स्थायी सदस्य बने। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान से और ज्यादा मजबूत एवं शक्तिशाली नजर आएंगे। कुछ देश भारत की परमाणु हथियार क्षमताओं को लेकर चिंतित हैं। अब वो कुछ से सीधा सीधा सा जो बात कर सकते हैं, हम पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे राष्ट्र ही चिंतित हैं, और चीन भी नहीं चाहता कि हम उसके स्थायी सदस्य बने। अब कुछ अन्य देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ कठिनाइयां भारत की स्थायी सदस्यता को अप्रभावी बनाती हैं। यहां पर कुछ राष्ट्र मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं भारत को स्थायी सदस्य के रूप में जो आने में कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न करता है। ये एक प्रॉब्लम के रूप में देखा गया है। जबकि कुछ विचारकों का मानना है कि यदि भारत को इसमें शामिल किया जाता है तो अन्य उभरते देश जैसे ब्राजील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिण कोरिया को भी इसमें शामिल किया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्र भी आज विश्व में जो एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। इसके अलावा कुछ का मानना है कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को स्थायी सदस्यता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दो ऐसे जो महाद्वीप हैं जो इस संरचना में शामिल नहीं है, मतलब इनका कोई भी प्रतिनिधि जो स्थायी सदस्य नहीं है इन कॉन्टिनेंट्स का। उसके अलावा अब इसमें एक इन सभी पॉइंट्स को जब हम देखते हैं तो इनसे पता लगता है कि ये जब हम जो भी पॉइंट्स पढ़ते हैं उससे हमें ये तो समझ आ जाता है कि किसी भी राष्ट्र को यूएन में स्थायी सदस्य के रूप में सदस्यता लेना आसान तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सभी जो विषय हैं या जो प्रश्न हैं ये कहीं ना कहीं उन कंट्रीज को एक स्थायी सदस्य के रूप में आने से रोकते हैं। ठीक है, तो अब जब हम देखते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ, भाई जो एक ध्रुवीय विश्व हो गया है, ठीक है, पहले था जो मल्टीपोलर था, ठीक है, मल्टीपोलर तो नहीं था, जो दो ध्रुवीय था, भाई यूएसए था एक तरफ और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। ठीक है, अब ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट थे। अब यूएसएसआर समाप्त हो गया तो अब विश्व क्या हो गया? एक ध्रुवीय हो गया, मतलब यूनिपोलर हो गया। अब एक ही महाशक्ति हमें देखने को मिली राष्ट्र में। तो उसमें जो यूएन के महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए यूएसएसआर समाप्त हो गया, ठीक है, अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया? एक महाशक्ति बन गया, इसका दबदबा हो गया, इसकी सैन्य ताकत बढ़ गई, ठीक है, आर्थिक शक्ति बढ़ गई। अब ये संयुक्त राष्ट्र या किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन की अनदेखी करने में की अनुमति देती है। भाई जाहिर सी बात है, जब कोई राष्ट्र अपने आप में एक विशाल आर्थिक शक्ति बन जाए, सैन्य शक्ति बन जाए, तो वो क्या करता है? किसी की परवाह नहीं करता। जैसे अभी हाल ही में देख रहे हैं हम वेनेजुएला वाले मुद्दे पर, वो यूएन की परवाह नहीं कर रहा। इससे पहले भी जब इराक पर उसने आक्रमण किया तब भी यही प्रक्रिया हमें देखने को मिली कि अमेरिका ने यूएन की बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी। तो देखिए अब अमेरिका की बात करते हैं तो इसका खास प्रभाव हमें यूएन में देखने को मिलता है। सबसे पहली चीज, यूएन में सबसे ज्यादा बजट देने वाला राष्ट्र है, ठीक है, और क्योंकि इसके ज्यादातर मुख्यालय अमेरिका के ही भूमि पर स्थित हैं तो इससे अमेरिका का प्रभाव और बढ़ जाता है इसमें। ठीक है, अब क्योंकि इसके ज्यादातर मुख्यालय अमेरिका की धरती पर है तो इसमें काम करने वाले कर्मचारी भी अमेरिका के ही हैं, वो भी इसमें अपना महत्व बढ़ाते हैं। इसको वीटो शक्ति भी प्राप्त है उसमें, तो कहीं ना कहीं जो ये अपने खिलाफ उठने वाले कदमों को इन वीटो पावर से रोक सकता है जो इसके खिलाफ हो। अपनी ताकत और विशेषाधिकारों के कारण ये यूएन के महासचिव के चयन में भी अपनी बात का ज्यादा वजन रखता है। ये जिसको चाहता है उसको जो यूएन का महासचिव नियुक्त करवाने में एक विशेष प्रभाव डालता है। इसके आगे अमेरिका अपनी इस ताकत के कारण शेष विश्व में फूट डाल सकता है। लगता है उसकी नीतियों का विरोध मंद पड़ जाए। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं तो जो इसकी जो नीतियां होती हैं उसका विरोध क्या होता है? अपने आप ही कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी प्रभावशाली या प्रभावकारी जो नीति यहां पर दिखाता है और अपनी प्रभावशाली भूमिका को यहां पर निभाता है। इससे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ आज के समय पर अमेरिका पर जो अंकुश तो नहीं लगा सकता है, रोक तो नहीं लगा पाता है, लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका और बाकी के जो विश्व के जो विभिन्न राष्ट्र हैं उनके बीच में विभिन्न मामलों पर या मसलों पर बातचीत कर सकता है, और उसने कई बार किया भी है। मतलब बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है जहां पर ये आपसी समझौते कर सकें, विभिन्न विवादों का सुलझारा कर सकें। इसके अलावा
संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जहां अमेरिकी रवैये और नीतियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। देखिए, ये इतना सफल नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं काफी हद तक इसने अमेरिका की विभिन्न नीतियों पर रोक लगाई है। यूएन अमेरिका पर प्रभाव तो डालता है। इसके अलावा यूएन एक ऐसी जगह है जहां पर अमेरिका के किसी भी खास रवैये और नीति की आलोचना की जा सकती है, उसकी सुनवाई हो सकती है, उसके खिलाफ कुछ रास्ता निकाला जा सकता है, या उस मुद्दे पर कुछ रियायत विभिन्न राष्ट्रों को प्राप्त हो सकती है। ये यूएन एक ऐसी प्रक्रियाएं दे सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूएन के माध्यम से हम अमेरिका का विरोध तो कर सकते हैं, उसकी नीतियों को भी प्रभावित कर सकते हैं यदि विभिन्न राष्ट्र एकजुट हो जाएं तो। इसके अलावा इसमें कुछ कमियां भी हैं, लेकिन यदि ये ना हो तो दुनिया बदहाल हो जाएगी। आज विभिन्न राष्ट्र अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं और दूसरे राष्ट्र को दबाने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं यूएन आज इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि भाई ऐसा ना हो, यहां पर जो शांति बहाल रहे। उसके आगे हम बढ़ते हैं। इसने टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में, जो पारस्परिक निर्भरता को बढ़ाने में जो मदद की है, आने वाले दिनों में और अधिक विकसित होगी ये प्रक्रिया। ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है या जो डिपेंडेंसी है जो कंट्रीज की एक दूसरे पर बढ़ रही है, जिसमें यूएनओ ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूएनओ यहां पर अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर सामने आया है। इसके अलावा लोगों और सरकारों को यूएनओ और दूसरे सरकारी संगठनों के समर्थन और उसके उपयोग के तरीके तलाशने होंगे, ताकि तरीके ऐसे हों जो उनके हितों और विश्व बिरादरी के हितों से मेल खाता हो। देखियो, अब यहां पर लोग और सरकार, ठीक है, यहाँ जो लोग और सरकार क्या करें, यूएनओ और यहाँ जो उसके अंग हैं उनके साथ तालमेल बिठाकर ऐसे कार्य करें जो विभिन्न राष्ट्रों के लोगों के हित के लिए काम करे और उनके हितों से थोड़ा मेल खाता हो। तो अब हम इससे आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर इसकी कुछ एजेंसीज की हमने बात की थी, कुछ महत्वपूर्ण एजेंसीज के बारे में पढ़ ले, तो थोड़ा शॉर्टली पढ़ लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका गठन 1945 में किया गया था। इसका जो मुख्यालय है अमेरिका के वॉशिंगटन में है। यह एक आर्थिक संगठन है और यह क्या काम करता है, यह वैश्विक आर्थिक स्थिरता, मौद्रिक सहयोग और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने का काम करता है। मतलब बेसिकली ये बात कर सकते हैं कि ये टिकाऊ विकास को बढ़ाने की बात करता है और आर्थिक विकास में मदद देने की बात करता है कि सभी राष्ट्रों का आर्थिक विकास समान रूप से हो सके, और उसके लिए सभी को वित्तीय सहायता देता है, मतलब फाइनेंशियली हेल्प करता है। उनको पॉलिसीज बताते हैं कि भाई कैसे कैसे आप जो अपने राष्ट्र के आर्थिक संकटों को दूर कर सकते हैं, और उसके लिए ये आर्थिक मदद भी उपलब्ध कराता है। इसमें 191 सदस्य हैं, लेकिन उन्हें समान अधिकार प्राप्त नहीं है। भाई सदस्य तो हैं, लेकिन इनको जो अधिकार परसेंटेज में मिला हुआ है जो सभी को समान रूप से प्राप्त नहीं है। जैसे इसमें G7 के जो सदस्य हैं उसमें अमेरिका को 16.52%, जापान को 6.15%, जर्मनी को 5.32%, ब्रिटेन को 4.3%, फ्रांस को 4.03%, इटली को 3.2% और कनाडा को भी 2.22% के आसपास, जो कुल 41% वोट हैं। अब बाकी इसमें देखें चीन, भारत, रूस, ब्राजील, सऊदी अरब, इसके कुछ अन्य प्रमुख सदस्य, इनका जो प्रतिनिधित्व है वो हमें समान नजर नहीं आता है। परसेंटेज में आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, यहां पर देखिए आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली को स्थिर करना, ठीक है, जो फाइनेंशियल फ्लो है, मनी फ्लो है, वो वर्ल्ड में बना रहे। उसके अलावा वित्तीय स्थिरता देना कि भाई विभिन्न राष्ट्रों में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ सके, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को और सुगम बनाना है, और दुनिया भर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के भाई जो वर्ल्ड की जो अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनमें जो आर्थिक विकास हो सके और तेजी से ये कंट्रीज आगे बढ़ सकें, इसका कार्य। और सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, फाइनेंशियली हेल्प करना, उनकी नीतियों पर सलाह देना कि भाई आप अपने यहाँ पर ऐसी ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाएं ताकि आपकी अर्थव्यवस्था ग्रो कर सके। विभिन्न वैश्विक स्थिति की निगरानी करना कि भाई जो विश्व में आज के समय पर किस देश की अर्थव्यवस्था कैसी बनी हुई है, कहां पर कैसी फाइनेंशियल स्थिति है, उन सब पर भी ये निगरानी रखता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आगे बढ़ते हैं हम वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ते हैं। ये उसका फ्लैग है, इसका भी मुख्यालय वॉशिंगटन अमेरिका में है, ठीक है।
ये विकासशील देशों पर केंद्रित है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन पर ये अपना फोकस करके रखता है। वो क्या करता है, मानव विकास को बढ़ाने की बात करता है, जिसमें शिक्षा एवं स्वास्थ्य मुख्य है, कृषि एवं ग्रामीण विकास, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके, वहां पर कृषि का विकास हो सके, जिसके लिए सिंचाई एवं ग्रामीण सेवाएं उपलब्ध कराने की जो उसकी उपलब्धता यहां पर सुनिश्चित करने की बात करता है। उसके अलावा पर्यावरणीय संरक्षण, भाई पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, प्रदूषण में कमी लाई जाए, आधारभूत संरचनाएं जैसे मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा दिया जाए, जैसे सड़क, शहरी विकास, बिजली इत्यादि, शासन, भ्रष्टाचार को कम करना, विकास और कानूनी संस्थाओं को यहां पर विकसित करना, ठीक है, यहां पर भ्रष्टाचार को कम करने की बात ये कहता है। इसके अलावा यह भी ऋण एवं अनुदान प्रदान करता है, ये कर्ज और अनुदान दोनों उपलब्ध कराता है। भाई ऋण आपको लौटाने होते हैं, अनुदान आपको लौटाने नहीं होते हैं, ठीक है। तो यह भी विकासशील देशों की आर्थिक नीतियों पर खास प्रभाव डालता है कि भाई आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी वो कैसी होंगी। यदि ये ऋण देते हैं या उसको अनुदान देते हैं तो कहीं ना कहीं उस राष्ट्र की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी ये डिसाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली एजेंसी पर, वह विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 में इसका गठन हुआ। इसका हेड ऑफिस जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये इसका फ्लैग है। अब इसकी बात करते हैं, तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी गैट के उत्तराधिकारी के रूप में। भाई गैट क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये पहले एक समझौता था, ठीक है, एक एग्रीमेंट था जो ट्रेड एंड टैरिफ के बेसिस पर था, लेकिन इसकी जो बाद में इसको और बड़े पैमाने पर विकसित किया गया। और ये जो गैट था ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। इसमें 166 सदस्य थे, ठीक है, सॉरी आज प्रेजेंट में इसमें जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 166 सदस्य हैं 30 अगस्त 2024 के अनुसार, ठीक है। गैट तो समाप्त हो गया क्योंकि, ठीक है, गैट के बाद ही जो डब्ल्यूटीओ का गठन किया गया था। आज इसमें 166 सदस्य हैं 30 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग। यहां पर बात करते हैं, यह अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियम निर्धारित करता है कि जो वर्ल्ड की जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो कैसे व्यापार करेंगे। इनके लिए व्यापार के नियम समान होंगे, कोई भी स्वयं नियम निर्धारित नहीं करेगा। इन विभिन्न राष्ट्रों के बीच में व्यापार को सुगम बनाया जा सके, इसके लिए ये जो कुछ कार्य प्रणाली सुनिश्चित करता है। इसमें सभी निर्णय मंत्री स्तरीय बैठक के द्वारा लिए जाते हैं, परंतु अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान जैसी प्रमुख आर्थिक शक्तियों ने अपने हितों के लिए इसके उपयोग में सफलता हासिल कर ली है। जैसे कि मैंने बताया था कि जब भी कोई राष्ट्र प्रभुत्वकारी या शक्तिशाली हो जाता है तो वो अपना प्रभाव जरूर डालता है। तो इसमें यही कुछ जो राष्ट्र बताए हैं मैंने अभी, अमेरिका, ईयू, यूरोपीय संघ। अब ईयू को समझना है तो चैप्टर 2 की वीडियोस देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जापान, इन सभी ने अपने आर्थिक हितों को यहां पर सामने जरूर रखा है ताकि इसकी कोई भी पॉलिसी इन राष्ट्रों के खिलाफ ना जा सके। अगले एजेंसी पर बढ़ते हैं, वो है आईएलओ, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये 1919 में बनी, इसका भी हेड ऑफिस जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके आगे बढ़ते हैं, ये भी एक यूएन की यूनिट है, ठीक है, ये भी एक यूएन की यूनिट है। आगे इसका उद्देश्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों के माध्यम से श्रमिकों के लिए सामाजिक न्याय और कार्य की कुशल स्थितियां प्रदान करना, कि ये देखना कि भाई कहीं भी आज जो श्रमिकों का शोषण तो नहीं हो रहा है, क्या उन्हीं मानकों के माध्यम से कार्य हो रहा है जो यूएन के द्वारा निर्धारित किए गए हैं या फिर जो आईएलओ के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं मानकों के आधार पर जो कार्य कराया जाएगा इन श्रमिकों से। उसके अलावा महिलाओं तथा पुरुष श्रमिकों को उत्पादक कार्य के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए ये क्या कहता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सभी को उत्पादक कार्य के लिए प्रोत्साहित करता है और उनके लिए सुरक्षा, समानता, स्वाभिमान जैसी स्थिति जो स्थापित करना या उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करना कि भाई आपको ये स्थितियां सुनिश्चित करनी होंगी, ये संगठन के कार्य हैं, ठीक है। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो भाई IAEA के बारे में पढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, ठीक है। इसका जो हेड ऑफिस है वो ऑस्ट्रिया के वियना में है और इसका जो मुख्य उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर के प्रस्ताव शांति के लिए परमाणु को लागू करना है। ये क्या कहता है, ये जो प्रस्ताव है वो ये कहता है कि भाई आप जो परमाणु का उपयोग करेंगे वो शांति स्थापना के लिए करेंगे, उसका उपयोग एक ऊर्जा संयंत्र के रूप में करेंगे, ना कि एक परमाणु हथियार के रूप में करेंगे, ठीक है। यहां पर ये बताते हैं कि परमाणु ऊर्जा का हम शांतिपूर्ण उपयोग करेंगे और शांतिपूर्ण उपयोग को ही बढ़ावा देंगे। इसका हम कोई भी यूज
जो सैन्य उद्देश्यों के लिए नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का जो मिलिट्री यूज इसका नहीं होगा। इसके अलावा आईएईए की जो टीमें हैं वो आज जितने भी परमाणु जो केंद्र हैं उनका निरीक्षण करती हैं और ये सुनिश्चित करती हैं कि यहां पर जो नागरिक रिएक्टरों का उपयोग जो भी है वो सैन्य उद्देश्य के लिए तो नहीं किया जा रहा है, क्या इनका उपयोग शांतिपूर्ण ढंग से ही किया जा रहा है, क्या इनका उपयोग किसी विशेष सैन्य अभियान के लिए तो नहीं किया जा रहा है, ये निरीक्षण करते रहते हैं। अब आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, इसका जो हेड ऑफिस है वो लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, ये एक एनजीओ है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इन्हें। ये पूरी दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। भाई जो विश्व की जो विभिन्न कंट्रीज है उनमें कहता है कि भाई हम सभी मानवाधिकारों के लिए कार्य करेंगे, और ये सार्वभौमिक घोषणा में वर्णित सभी मानवाधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। ये कहता है कि मानवाधिकार के जितने भी मानदंड सुझाए गए हैं यूएन चार्टर में या यूएन के माध्यम से, उन सभी को पूरा किया जा रहा है, क्या उनके खिलाफ तो कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, ये इन चीजों को भी सुनिश्चित करता है। उसके अलावा ये मानता है कि मानवाधिकार अन्योन्याश्रित और विभाज्य है। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति से उसके मानवाधिकार नहीं छीने जा सकते, उनको अलग नहीं किया जा सकता, यह इस बात पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा मानवाधिकारों पर रिपोर्ट तैयार करता है, उनको पब्लिश करता है कि भाई कहां मानवाधिकारों की कैसी स्थिति है, कहां मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और कहां नहीं। सरकारें इन रिपोर्टों से हमेशा खुश नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती? क्योंकि यह हमेशा से सरकारी अधिकारियों के कदाचार पर होता है। मतलब ये बोलता है कि भाई कैसे सरकारी कर्मचारी लोगों के अधिकारों का हनन करते हैं, मानवाधिकारों के खिलाफ काम करते हैं। अब फिर भी ये रिपोर्टें मानव अधिकारों पर शोध और वकालत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब ये जो रिपोर्ट्स जो भी पब्लिश होती हैं वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये वो आंकड़े होते हैं जो ये बताते हैं कि कहां जनता के खिलाफ कार्य किया जा रहा है, कहां जनता का शोषण किया जा रहा है, कहां मानवाधिकारों के जो मानदंड है उनको रौंदा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक सच्चाई उजागर करते हैं मानवाधिकारों से संबंधित, कहीं कहीं ये गलत भी हो जाते हैं। ठीक है, आगे जब हम देखते हैं तो ह्यूमन राइट्स वॉच, ये भी एक जो मानवाधिकारों से संबंधित संगठन है, ये न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है, ये भी एक एनजीओ है और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अब ये भी मानवाधिकारों के अनुसंधान और वकालत में शामिल है कि भाई ये मानवाधिकारों से संबंधित नई नई रिसर्च करते हैं और उनकी वकालत करते हैं। उसके अलावा अमेरिका में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है ये। ठीक है, और यह मानवाधिकारों के हनन और वैश्विक मीडिया का जो ध्यान इस ओर आकर्षित करता है कि भाई देखिए यहां पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, यहां पर आप अपनी जो नजर जरूर डालें, पर पता नहीं अमेरिका का यह संगठन कहां सो गया है। जब अमेरिका में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैद कर लिया गया है, उनकी पत्नी को भी कैद कर लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में ये संगठन सो जाते हैं अक्सर। ठीक है, छोड़िए उसको हम नहीं देखेंगे। उसके अलावा इसमें बारूदी सुरंगों पर प्रतिबंध लगाने वाले अभियान, बाल सैनिकों के उपयोग को रोकने पर, उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जैसे कार्यों में मदद की। इन्होंने बोला है कि बारूदी सुरंगें पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए। इसमें कई बार लोग अपनी जान गंवा देते थे, तो कहीं ना कहीं मानवाधिकारों के खिलाफ था ये कार्य। उसके अलावा बाल सैनिक, इनका उपयोग किसी भी सैन्य कार्य में नहीं किया जाएगा। उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने लगभग सभी पॉइंट्स को कवर किया है, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम एक एक्साइटमेंट के साथ आपके लिए और वीडियोस ला सके। और मैं आशा करता हूं कि आपके जो मेरी वीडियोस हैं ये पसंद आ रही होंगी, और कमेंट करके बताइए कि मैं आपके लिए और क्या क्या वीडियोस ला सकता हूं। थैंक यू।